नमस्ते दोस्तों। देर रात तक सिर्फ चैटिंग करने वाले ही नहीं जगा करते, बल्कि कुछ सिरफिरे होते हैं जो अपना करियर बनाने के लिए भी जागते हैं और उन्हीं सिरफिरों का जो है आने वाला वक्त गुलाम होता है। वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए आप स्टूडेंट से सिर्फ इतना ही विनती है कि अपने लक्ष्य के लिए हमेशा सीरियस रहें। ठीक है, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का डेट है 9 जनवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यूरोपियन संघ के कार्बन सीमा कर को समझना, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग द यूरोपियन यूनियंस कार्बन बॉर्डर टैक्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, सबसे पहले एक टर्म जानेंगे, CBAM। ठीक है, उसी को कहा जाता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, इसकी क्यों आवश्यकता है, तो कार्बन के जितने भी रिसाव होते हैं, कार्बन लीकेज हो रहे हैं, कार्बन इमिशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए। कार्बन रिसाव तब होता है जब कंपनियां कार्बन सघन सामग्रियों को उत्पादन करती है जिससे कार्बन निकलता है, या फिर विनिर्माण को कम कठोर जलवायु नियमों वाले देशों में स्थानांतरित कर देती है, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं उन देशों में लगाया जाता है, उन देशों का जहां पे मैन्युफैक्चरिंग नॉर्म्स बहुत ही हल्का होता है। ठीक है, तो यह उनके गृह देश में कार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध से बचाता है, जो दूसरे जगह पे अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाते हैं। जैसे कार के मामले में देखते हैं, बहुत से कार कंपनियां अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाती है। ठीक है, कार्बन सीमा कर को लागू करने की बात कर रहा है, जिसमें कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, उसी को कहा जाता है CBAM। ठीक है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पर एक राजनीतिक समझौते पर पहुंचा है, जो 2050 तक जलवायु तटस्थ बनने के, ठीक है, अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यूरोपियन संघ में कर और गैर कर नीति पहल दोनों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद जो अगला आर्टिकल है, ये दोनों जो आर्टिकल है कहीं ना कहीं फिलोसॉफिकल है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। इसमें कहा जाता है कि उच्च शिक्षा में मूल्यों, नैतिकता के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास की आवश्यकता है। इसके लिए जो एक मुख्य प्रकाशन है, मूल्य प्रवाह 2.0, इसी से लिया गया है। यह एक संशोधित संस्करण है जिसे 2019 में अधिसूचित किया गया था। ठीक है, मेनली जो इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा इतनी तेजी से नियम, दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण उच्च शिक्षा समुदाय का ध्यान आकर्षित करने से जो समस्याएं हो रही, जो चूक हो रही है, उसको यहाँ पे निर्देशित किया जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि कहा जाता है कि जो मानव संसाधन प्रबंधन है, उसके एक सर्वेक्षण के निष्कर्ष से ही बहुत सी चीजें, जैसे देखा जाता है नियुक्ति हुआ, प्रशिक्षण, वेतन, पदोन्नति में बहुत तरह का पक्षपात देखा गया है, या फिर जो कार्य करने वाले लोग होते हैं, जहाँ पे कार्यस्थल होता है वहां पे यौन उत्पीड़न, पदोन्नति में लैंगिक भेदभाव, अनुशासन पर असंगत दृष्टिकोण, गोपनीयता की कमी, मुआवजे में लिंग का भेद देखा जाता है। तो सामाजिक स्तर पे बहुत ज्यादा अनेक क्षेत्रों में इस तरह के भेदभावपूर्ण स्थितियां देखने को मिलती है। तो इसी के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं शिक्षा को भी दोषी माना जाता है। जो शिक्षा का प्रारूप है हमारे देश में, उसको भी दोषी माना जाता है। तो यहीं पे कहा जाता है कि ये जो बुराइयां हैं, ये उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए विशिष्ट या विशिष्ट नहीं हो सकती है, लेकिन उसमें व्याप्त हो सकती है। ठीक है, डायरेक्टली उसको हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते हैं शिक्षा को, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा का बहुत बड़ा भूमिका होता है इस तरह का सही और गलत के निर्णय को चयनित करने के लिए। तो यहाँ पे कहा जाता है मूल्य प्रवाह 2.0 में बहुत से मुद्दों को उठाए, जैसे ग्लोबल सिटीजनशिप, उसका डेडिकेशन, रेस्पेक्ट, किसी को रेस्पेक्ट करना या फिर दूसरे को रेस्पेक्ट के लिए जागृत करना, इंटीग्रिटी, उसके बाद जितने भी हमारे संविधान के मूल्य हैं उसको ज्यादा ज्यादा प्रचारित करना, उसके बाद ट्रस्ट को ज्यादा ज्यादा बढ़ावा देना, जिससे गरीब लोगों का भी कल्याण हो सके। तो ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, कानून के पारंपरिक शासन से मोह भंग पर अंकुश लगाए, मतलब कि कर्व द डिसइल्यूजनमेंट विद द ट्रेडिशनल रूल ऑफ लॉ। इसमें मेनली कहा जाता है कि कानून के शासन में निरंतर विश्वास के लिए आवश्यक शर्त अंतर्निहित जो है वो अच्छाई और मानदंड, मेनली इसमें पूरा का पूरा जो आर्टिकल दिया गया है ये मानदंड पे डिस्कस किया गया है कि क्या मानदंड होता है जो सही और गलत के बीच में सीमा निर्धारित करता है, और उसी को आदर्श बनाकर किसी भी देश में न्याय तंत्र बनाया जाता है। जो यहाँ पे मानदंड का उल्लंघन अगर किया जाता है तो उस पर एक निश्चित
दंड आरोपित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये धर्मनिरपेक्षता को भी जोड़ता है, और यहाँ पे जो राजनीतिक अभी स्थितियां देखी जाती है, जैसे कि बुलडोजर का उपयोग किया जा रहा है, पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक है, राजनीतिक के बड़े बड़े जो नेता होते हैं इन पावर्स का ज्यादा दुरुपयोग करते हैं, तो उसकी भी बात की जा रही है, कहां तक सही है और कहां तक गलत है। ठीक है, तो हर एक चीजों को विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द यूरोपियन यूनियंस कार्बन बॉर्डर टैक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो यूरोपीय संसद 27 सदस्यीय यूरोपियन संघ का विधायी निकाय है, जो कार्बन सीमा कर और कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM पर एक राजनीतिक समझौते पर पहुंचा है। तो इसका पृष्ठभूमि देख लेते हैं। CBAM को पहली बार यूरोपीय ग्रीन डील के एक हिस्से के रूप में पेश किया गया है, जो 2050 तक जलवायु तटस्थ बनाने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यूरोपीय संघ के टैक्स और नॉन टैक्सेबल पॉलिसी दोनों का एक मार्गदर्शन करता है CBAM। ठीक है, उसके बाद जिसका लक्ष्य है 1990 के स्तर से 2030 तक जो ग्रीन हाउस गैस है उसको उत्सर्जन को कम करके कम से कम 55% तक कम करना है। ठीक है, ये 1990 के स्तर से 55% कम करना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका जो लक्ष्य बनाया गया है उसी के लिए एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभा सकता है यूरोपियन संघ के लिए CBAM। ठीक है, इसमें आगे देख लेते हैं CBAM होता क्या है। तो उसी को कहा जाता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। जैसे कि स्टील, एल्युमिनियम, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, सीमेंट, ये सारे का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो वहां पे जो कार्बन इमिशन होता है उसको नियंत्रित करने के लिए इस तरह के नियम बनाए जा रहे हैं। यह जो है वो कार्बन सघन आयातों के एक सेट पर टैरिफ या आयात शुल्क लगाने की योजना बनाता है, जिसका भुगतान जो है यूरोपियन संघ के आयातों और कंपनियों को करना होगा जो यूरोपियन संघ के देशों को ऐसे सामान निर्यात करते हैं। ठीक है, ये एक टैक्स है, मेनली टैक्स बढ़ा रहा है, रेट बढ़ा रहा है, जिससे कि उस देश में कार्बन उत्सर्जन से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग को हतोत्साहित किया जा सके और उसके जगह पे स्विच किया जा सके जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं। ठीक है, ये अपने देश को बस सुरक्षित रखना चाह रहे हैं। तो CBAM की जो आवश्यकता है, इसमें जो कार्बन रिसाव है, कार्बन लीकेज है, उसको रोकने के लिए कार्बन रिसाव तब होता है जब कंपनियां कार्बन सघन सामग्री, बेस सामग्रियों का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिससे कार्बन इमिशन होता है। जैसे स्टील, एल्युमिनियम, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हुआ, वहां पे ज्यादा से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। तो इन्हीं सामग्रियों के उत्पादन या फिर विनिर्माण को कम कठोर जलवायु नियमों वाले देशों में स्थानांतरित करने की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे विकासशील देशों में इस तरह के यूनिट को लगाने की बात की जा रही है, जो कि वहां पे कम नॉर्म्स यूज करते हैं इस तरह के कार्बन इमिशन से संबंधित। ठीक है, यह उनके गृह देश में कार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध से बचाने के लिए है। ठीक है, तो व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए इस तरह का कार्य किया जाता है CBAM। ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा किया जा रहा है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा कहा जाता है कि वैश्विक उत्सर्जन का 4% से भी कम वर्तमान में पेरिस समझौते पर परिकल्पित कार्बन मूल्य निर्धारण व्यवस्था के अंतर्गत आता है, और अधिकांश शुल्क प्रदूषण व्यवहारिक जो है वो वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए इस तरह का फ्रेमवर्क अपनाया जा रहा है। जो वर्तमान समय में जो पेरिस समझौता में नए नए फ्रेमवर्क बनाए गए हैं, उससे मात्र 4% तक ही कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सका है, और जो पर्याप्त नहीं है अभी वर्तमान की स्थिति में। जो लगातार जो है जलवायु परिवर्तन से अनेक समस्याएं आते दिख रहे हैं हम लोग, लगातार चक्रवात आ रहे हैं, बाढ़ आ रहे हैं, सुखाड़ आ रहे हैं, मौसम की अनियमितता हो गई, प्राइस बढ़ रहा है, उसके बाद फसल भी खराब होती जा रही है। ठीक है, तो ये सारे जो दुष्परिणाम है, इसी को रोकने के लिए यहाँ पे इस तरह का फ्रेमवर्क उपयोग किया जा रहा है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसको कहा जाता है अ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एड्स अ टैरिफ टू इंपोर्ट इक्वल टू द कार्बन प्राइस। ठीक है, इक्वल टू द कार्बन प्राइस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स फेस। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पे उस टैरिफ को ऐड किया जाता है। एन एक्सपोर्ट रिबेट अलाउज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स टू बी कॉम्पिटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट। इसी के लिए ये टैरिफ को ऐड किया जाता है। तो इंपोर्टेड किसी भी चीज को अगर इंपोर्ट किया और प्लस टैरिफ जो वहां बनाएगा, ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल अगर हम दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद उसको एक निश्चित स्वरूप देते हैं जो बाजार में आवश्यक है, तो उसको बनाने में जो कार्बन उत्सर्जन हुआ तो उसका भी सरकार के द्वारा टैक्स के रूप में लिया जा रहा है, उसी को टैरिफ कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट कार्बन प्राइस माइनस रिबेट, इसी को कहा जाता है डोमेस्टिक मार्केट कार्बन प्राइस। अब आगे देख लेते हैं। तो यूरोपीय संघ में जो पहले जो नियम बनाए गए थे और वर्तमान में जो प्रस्ताव रखे जा रहा है CBAM के रूप में,
तो इसमें क्या क्या असमानताएं थी, क्या क्या अंतर थे, ठीक है। तो उत्सर्जन व्यापार प्रणाली, यदि उत्सर्जन की संख्या सीमा से अधिक हो जाती है तो उद्योग को कार्बन प्रमाण पत्र खरीदना पड़ता है, ठीक है, ये पहले थी। अब वर्तमान में सीबीएम जब आया तो इसमें कहा जाता है कि घरेलू कारोबार के लिए मुफ्त कार्बन भत्ते को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा, ताकि यह डब्ल्यूटीओ के नियमों के साथ उलझ न जाए, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पे ये लगातार प्रयास कर रहा है कि दूसरे जगह अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ट्रांसफर कर दे, जिससे कि उसके देश में जो है वो कार्बन इमिशन कम हो सके। तो इसका महत्व क्या होगा, तो वस्तुओं की कार्बन सामग्री के लिए कीमत जो है वो निर्धारित करने से, चाहे वह कहीं भी उत्पादित हो, यह ब्लॉक के अंदर और बाहर के व्यवसायों के लिए एक समान क्षेत्र तैयार करेगा। यही बात कहा जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे चालाकी दिखा रहे हैं वेस्टर्न कंट्री। तो विकासशील देश और भारत जो है वो सीबीएम का विरोध क्यों कर रहा है, तो ब्रिक्स ने इस उपाय का विरोध किया है और इसे एक तरफा, सही बात है, ये कहीं ना कहीं जो है वेस्टर्न कंट्री को अपने देश को सुरक्षित करने का ये नया एक तरीका ढूंढा है, जो संरक्षणवादी व्यापार हथियार बताता है, जिससे कि बाजार में विकृति आ सकती है। उदाहरण के लिए भारत ने तर्क दिया कि सीबीएम जो है वो भारत के निर्यात पर 20 से 35% टैरिफ में वृद्धि कर रहा है, ठीक है, जिस पर अब 3% से कम का एमएफएन मतलब होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन शुल्क लगता है। तो यही बातें यहाँ पे कही जा रही है। एक या अधिक लक्षित उद्योग पर निर्भर देशों के लिए ये कहीं ना कहीं, अगर एक या बहुत ज्यादा संख्या में इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है किसी भी देश में, और जो डेवलपिंग कंट्री है वो कैसे वहां पे ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ पे ही कहा जाता है कि आर्थिक झटका भी हो सकता है। उदाहरण के लिए अकेले एल्यूमिनियम निर्यात पर टैरिफ के कारण मोजाम्बिक की जीडीपी में लगभग 1.5% की गिरावट आ गई, ठीक है। तो भारत के इस्पात, लोहा और एल्युमिनियम उत्पादों के निर्यात पर लगभग 27% जो है वो यूरोपियन संघ को जाता है। तो यही बात कहा जा रहा है। तो इस तरह का जो सीबीएम जैसा नियम बनाया जा रहा है वैश्विक स्तर पर, ये कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज को इकोनॉमिक क्राइसिस में डाल देगा, ठीक है। किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज को यहाँ पे समस्या हो सकती है। तो आगे का रास्ता क्या कहा जाता है, सीबीएम लेवी की बिक्री से प्राप्त धनराशि को जितने भी विकासशील देश हैं उसमें जलवायु कार्रवाई प्रयासों का समर्थन करने के लगाया जा सकता है। और यह सही बात है, पहले हम लोग अपना ग्राउंड मजबूत कर लेंगे डेवलपिंग कंट्रीज, तभी, अगर जब तक वो बराबर नहीं आते हैं, अगर बराबर खड़ा नहीं होते, तो किसी का भी रेस जो है वो व्यवहारिक रूप से निष्पक्ष नहीं हो सकता है। तो यही बात कहा जा रहा है कि सबसे पहले अगर आप बेहतर बना चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां पे कार्बन इमिशन कम हो रहा है, तो उस पैसे को ज्यादा से ज्यादा लगाएं डेवलपिंग कंट्री के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए, तभी जाकर है जो वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण में हम लोग कामयाब हो पाएंगे। तो यह जलवायु जो है वो न्याय और कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों की प्राप्ति दोनों की गारंटी देगा, ठीक है, वही बात कहा जा रहा है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, क्लियर हो गया। अगर कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करके बताएं। और इसी संबंधित एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो कार्बन की सामाजिक लागत शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है, और यह जो है वो मौद्रिक मूल्य की एक माप के रूप में, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, मतलब कि इट इज ए मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। तो इसका पहला स्टेटमेंट है किसी दिए गए वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालिक क्षति। उसके बाद किसी देश को अपने नागरिकों को वस्तुओं एवं सेवाओं प्रदान करने के लिए जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता, उन ईंधनों के जलने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उस पर आधारित। या फिर तीसरा जो स्टेटमेंट है, एक नए स्थान पर रहने के लिए अनुकूल जलवायु शरणार्थी द्वारा किए गए प्रयास, उसमें जो खर्च हुआ। या फिर पृथ्वी पर कार्बन पद चिन्ह में एक व्यक्ति का क्या योगदान है, उसमें जो खर्च हुआ। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, यही सही उत्तर हो जाएगा। तो किसी दिए गए वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालिक क्षति जो होती है उसी को कहा जाता है कार्बन की सामाजिक लागत, ठीक है। इसी को कहा जाता है सोशल कॉस्ट कार्बन, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। यह आर्थिक क्षति है जो वायुमंडल में 1 टन अतिरिक्त ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से होगी। इसलिए सही उत्तर जो दिया गया है कि वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालिक क्षति है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है एन एम्बिशियस पुश फॉर वैल्यूज इथिक्स इन हायर एजुकेशन, मतलब कि उच्च शिक्षा में मूल्यों नैतिकता के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास की आवश्यकता है, ठीक है।
तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसी को कहा जाता है यूजीसी। तो इतनी तेजी से नियम, दिशा निर्देश और निर्देश जारी कर रहा है कि उनमें से कुछ महत्वपूर्ण उच्च शिक्षा समुदाय का ध्यान आकर्षित करने से चूक जा रहा है। यहाँ पे ही बात कर रहा है, चूक रहा है। तो ऐसा ही एक दिशा निर्देश है, इसी पे पूरा का पूरा आर्टिकल है, मूल्य प्रवाह 2.0। ठीक है, इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो मूल्य प्रवाह का एक संशोधित संस्करण जिसे 2019 में अधिसूचित किया गया था, यह उच्च शिक्षण संस्थान में, ये जो है रिव्यू करता है उच्च शिक्षण संस्थान में मानवीय मूल्यों और पेशेवर नैतिकता को विकसित करने के लिए। ठीक है, जिसमें घोषित इरादा जो होता है व्यक्तियों और संस्थानों को मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति गहरा सम्मान और देश के साथ जुड़ाव विकसित करने की दिशा में एक उन्मुख करने का मूल्य आधारित संस्थानों का निर्माण करना है। मेनली जो है वो सम्मान करे मौलिक कर्तव्यों का या फिर संवैधानिक मूल्यों का, इसी के लिए ज्यादा से ज्यादा इसे स्प्रेड किया जा रहा है मूल्य प्रवाह 2.0। इसमें जो है वो मानव संसाधन के प्रबंधन की बात की जा रही है, जिसमें जो विभिन्न संगठनों में अनैतिक प्रथाओं को उजागर करता है, जिसमें सबसे प्रमुख है नियुक्ति में, प्रशिक्षण में, वेतन, पदोन्नति में पक्षपात होता है, या फिर वर्क प्लेस पे यौन उत्पीड़न, पदोन्नति में लैंगिक भेदभाव, अनुशासन पर असंगत दृष्टिकोण, गोपनीयता की कमी, उसके बाद घरेलू स्तर पे या सामाजिक स्तर पे मुआवजों में लिंग भेद, मूल्यांकन में गैर निष्पादन कारकों की अनदेखी, उसके बाद व्यक्तिगत लाभ के लिए विक्रेताओं के साथ व्यवस्था और भर्ती और नियुक्ति के दौरान लैंगिक भेदभाव। तो ये सारी चीजों को, अनैतिक प्रथाओं को उजागर करने का कार्य करता है। ठीक है, ये बुराइयां जो है वो उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए विशिष्ट या विशिष्ट नहीं भी हो सकती है, लेकिन उसमें व्याप्त जरूर है। ठीक है, कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि वे इस कदाचार से, कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जो यह दावा कर सकता है कि इस तरह के कदाचार से वो पूर्णतः मुक्त है। ठीक है, जिसमें दिशा निर्देश को अधिसूचित करने के लिए यूजीसी को श्रेय मिलना चाहिए। हालांकि यह भ्रष्टाचार और नैतिकता और अखंडता के उल्लंघन को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, और भी प्रयास करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो मुख्य बातें हैं मूल्य प्रवाह की, क्या उपयोगिता है, विशेषता क्या क्या है। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप लोग आंसर में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कमिटमेंट, उसको बढ़ावा देना, प्रतिबद्धता, उसके बाद इंक्लूसिवनेस, समावेशी, ठीक है, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी, सतत विकास। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण को बचा के रखना है। ठीक है, और ऐसा कार्य करें, ऐसा उत्पादन करें जिससे पर्यावरण प्रभावित ना हो। उसके बाद न्यास का ज्यादा से ज्यादा निर्माण करें जिससे गरीब लोग, वृद्ध लोग, ठीक है, उनको एक सहारा मिल सके। ट्रस्टीशिप को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जितने भी संवैधानिक मूल्य है उसको सम्मान देने की बात की जा रही है। ग्लोबल सिटीजनशिप, ठीक है, इसकी बात की जा रही है। डेडिकेशन, किसी भी कार्य के लिए डेडिकेशन रखने की आवश्यकता है। इंटीग्रिटी, किसी की भी इंटीग्रिटी को कभी भी ठेस ना पहुंचाए। उसके बाद बिलोंगिनेस, ठीक है, हार्मनी, उसके बाद रिस्पेक्टफुलनेस, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सम्मान पूर्वक कार्य करने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, तो ये कुछ बातें थे जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं। तो मूल प्रवाह 2.0 जो है वो मानव संसाधन प्रबंधनों के एक सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाने गए उच्च शिक्षा में अनैतिक प्रथाओं, ठीक है, अनैतिक प्रथाओं को संबोधित करता है, जिसमें दिशा निर्देश निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता पर केंद्रित है। ये कुछ मुख्य चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अपने अनैतिक प्रथाओं से संलिप्त हैं, उसी को उजागर कर रहा है मूल प्रवाह 2.0। इसे जल्द से जल्द बेहतर करने के लिए इस तरह का कार्य किया जा रहा है। और यह भेदभावपूर्ण विशेषाधिकारों के उन्मूलन, भ्रष्टाचार के लिए दंड और शिक्षण, सीखने और अनुसंधान के लिए अनुकूल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए भी आह्वान कर रहा है। इसमें चुनौतियां क्या क्या है। तो दिशा निर्देश को केवल औपचारिकता के रूप में देखा जा सकता है जब तक कि इससे प्रावधान को प्रभावी ढंग से लागू करने के ईमानदार प्रयासों द्वारा समर्थित नहीं किया जाए। ठीक है, अभी भी इच्छाओं की कमी है लोगों की, ठीक है, कि वो इस तरह के कार्य को, अनैतिक कार्य को उजागर करके उस पर सही कदम उठा सके। गोपनीयता पर जोर जो है वो सूचना के अधिकार के साथ टकराव पैदा करता है, जिससे जवाबदेही के बारे में भी चिंताएं बढ़ जाती है। यूनियनों से, जो विभिन्न प्रकार के संगठन होते हैं, उससे प्रशासन की गतिविधियों का समर्थन करने की अपेक्षा उनके सदस्यों के अधिकारों और हितों की रक्षा में उनकी भूमिका को सीमित कर सकती है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जिसे आप याद रखिएगा। ठीक है, जो कहीं ना कहीं जो है वो उच्च शिक्षा के लिए अनैतिक प्रथाओं को उजागर करते हैं और कैसे इन चुनौतियों से निपटा जा सके। तो इसमें आगे का रास्ता वे फॉरवर्ड में कहा जाता है कि मूल्य प्रवाह 2.0 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक ईमानदार प्रयास सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जिससे कि गोपनीयता और सूचना के अधिकार से संबंधित चिंताओं का समाधान किया जा सके और उच्च शिक्षण संस्थानों की बेहतरी के लिए प्रशासन और यूनियन, विभिन्न संगठन के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया जा सके।
ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो था हमें उच्च शिक्षा में जितने भी मूल्यों और नैतिकता से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती है, जो अनैतिकता देखी जाती है, उसको निपटने के लिए इस तरह के मूल्य प्रवाह को सही तरीके से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। इसी पर जोर दिया जाता था राइटर के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कर्ब द डिसइल्यूजनमेंट विद द ट्रेडिशनल रूल ऑफ लॉ। इसमें क्या होता है? इसमें कहा जाता है कि कानून के पारंपरिक शासन से मोह भंग पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। मतलब कि कानून के शासन में निरंतर विश्वास के लिए जो आवश्यक शर्त होते हैं, अच्छा या मानदंड, किसी भी देश में अगर कोई भी कानून बनाया जाता है तो एक निश्चित मानदंड बनाया जाता है, और अगर उसका उल्लंघन किया जाता है तो उसके निर्णय के लिए, न्याय के लिए एक न्यायालय बनाया जाता है, जो सही और गलत के बीच में सीमा निर्धारित करता है और हम सभी को आदर्श का पालन करने वाले जीवन के गुण के बारे में सिखाता है। ठीक है, तो गुरु जो होता है ये कार्य पहले ही करते हैं, तो गुरु का सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि वह हमें मानदंड सिखाते हैं। तो आधुनिक धर्मनिरपेक्ष जो है उसके संदर्भ में कहा जाता है कि हमें मौलिक मानदंड भारत के संविधान का सम्मान करने के लिए कहा जाता है। यहां तक कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी मानक के उद्देश्य को पवित्र मानते थे। सही बात है, कोई भी अगर आप नियम खुद के लिए भी बनाते हैं ना, तो आप अनुशासित रहते हैं अपने जीवन में। आज से भी अगर आप अभी सोचते हैं कि डेली मुझे 1 घंटा पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का अगर आपने रूटीन बनाया, तो ये कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन को अनुशासित करने के लिए ये एक कदम है। ठीक है, कि आप 1 घंटा में मान लीजिए 4 बुक्स पढ़ेंगे, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन को एक सही दिशा में ले जाएगी। इसी की बात की जा रही है। और यहाँ पे महात्मा गांधी के द्वारा भी जो मानदंड बनाए जाते थे उसको पवित्र माना जाता था, और इसके लिए विधिवत अधिनियमित कानून का सम्मान किया जाना भी बहुत ही आवश्यक है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि सभी लोकतांत्रिक तरीकों से एक अन्यायपूर्ण कानून का विरोध करना एक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं, यहाँ पे राजनीति से भी जोड़ा जाएगा। जैसे कि उदाहरण दिया जाता है कि पुलिस बुलडोजर, ठीक है, कि बहुत से केसेस जो होते हैं वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और जो बहुत पे कार्रवाई नहीं हो पाती है। पुलिस भी कहीं ना कहीं झुकाव रखते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या फिर जो बड़े अधिकारी हो, तो ये कहीं ना कहीं निष्पक्षता नहीं दिखाती है। और उसके बाद अभी जो हाल ही में यूपी में बहुत बड़ी संख्या में बुलडोजर का उपयोग किया गया है, खास के न्याय करने के लिए। ठीक है, तो ये सब जो तरीके हैं कहीं ना कहीं जो सही और गलत का जो निर्णय है उसकी छवि को खराब करता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है दांडी मार्च, नमक कर के खिलाफ गांधी जी द्वारा। तो दांडी मार्च जो था ये कहीं ना कहीं सार्वजनिक था, सार्वजनिक मांग था, जिसे कहीं ना कहीं नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। जो नमक जो है, नमक का उपयोग में इसलिए किया गया था, इसमें धर्म और जाति सभी लोग नमक का उपयोग करते हैं, और अगर आप इसके लिए आवश्यक शुल्क लेते हैं तो सभी को नुकसान होता है। इसी के लिए गांधी जी ने इस नमक के मुद्दे को उठाया था, जिससे कि सभी को एकजुट किया जा सके और एक लक्ष्य की ओर हम लोग निर्देशित हो। तो यह एक सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन था जिसने मानदंडों के सम्मान के लिए एक उदाहरण स्थापित किया, जब वह कानून तोड़ने के लिए स्वेच्छा से आपराधिक कार्यवाही के अधीन होने के लिए सहमत हुए। ठीक है, तो यही बात कहा जाता है। यहाँ पे तो कहीं ना कहीं अव्यवहारिक चीजें ही थी, ब्रिटिशर्स के द्वारा ये थोपा गया कानून था, और जो हमारे ही भूमि पे हमारे ही संसाधन को उपयोग करने से रोकने का बात कर रहा था, तभी इस तरह का आंदोलन किया गया था। तो दंडात्मक कानून को अपराध मुक्त करना। लेकिन आज जो है कानून का शासन जो है वो एक विश्वसनीयता संकट का सामना करना। इसी की बात ना मैं अभी कर रहा था कि कहीं ना कहीं पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है, पॉलिटिक्स का दुरुपयोग हो रहा है, पावर का दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, उसके बाद लगातार बुलडोजर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि इस पूरे आर्टिकल में बुलडोजर का बार बार नाम लिया गया है, और बुलडोजर को कहीं ना कहीं रिलीजन से जोड़ा गया है, धर्म से जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है मानकीकरण कम से कम 2 प्रकार के मोह भंग के अधीन है। यहाँ पे पहले की बात की जा रही है जो कानूनों में पुरानी पड़ जाने वाली कमजोरियों से उत्पन्न हो रही है। ठीक है, जो वर्तमान समय के अनुसार प्रासंगिक नहीं है, उसके कारण भी इस तरह का विश्वसनीयता का संकट आ रहा है कानूनों में। जो अभी वर्तमान समय में 3 महत्वपूर्ण कानून को परिवर्तित किया गया, इसी के कारण जो कमजोरियां आ रही थी उसको समाधान के लिए। और दूसरी जो कही जा रही है, जो कानून की उस बदलती धारणा से उत्पन्न होती है, जो अभी जैसे बदला गया बहुत सा कानून। अभी ट्रक का ही ले लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे ट्रक ड्राइवर्स हैं, ठीक है, तो अगर वो किसी को एक्सीडेंट भी नहीं किए फिर भी उन्हें 7 लाख या फिर 10 साल की सजा हो सकती है। तो ये कैसे प्रूफ होगा? ठीक है, बहुत बार तो ऐसा होता है कि अगर
कोई भी दूसरा अगर गाड़ी चला रहा है, अगर किसी एक्सीडेंट हुए लोगों को हॉस्पिटल ले जाता है तो उसी पे पहले जवाबी कार्रवाई की जाती है और उस पे पुलिस के द्वारा सख्ती बरता जाता है। तो ये लोग इसलिए ही डर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो कानून बनाए जा रहे हैं, तो इससे भी अनेक प्रकार की धारणाएं उत्पन्न हो रही है कि जो कानून की विश्वसनीयता है ये कहीं ना कहीं खराब हो रही है। जो कानून को एक शक्ति संसाधन के रूप में मानता है जिसे इसके अनुसार ढाला जा सकता है, जो सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जा सकता है, ठीक है। जिसमें दंडात्मक कानून को अपराध मुक्त करना, जैसे स्मार्ट गवर्नेंस के एक हिस्से के रूप में कहा जाता है कि वर्तमान सरकार ने कानूनों में उपयुक्त संशोधन और उनके अपडेशन के माध्यम से कानूनों की कमजोरियों और पुरानेपन की समस्या को काफी हद तक संबोधित किया है, जिससे कि समस्याग्रस्त कानूनों की विस्तृत पहचान के बाद पहले चरण में वही बात कहा जा रहा है कि इन 3 कानूनों को परिवर्तित किया गया। जैसे पहले चरण में भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 से लेकर विभिन्न शैलियों के 42 केंद्रीय अधिनियमों में परिवर्तन किया गया, जिससे कि जन विश्वास अधिनियम, रेलवे अधिनियम 1989 और सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952, इस तरह के 42 जो अधिनियम है उसको परिवर्तित किया गया, जिससे कि वर्तमान समय के अनुसार इन कानून को प्रासंगिक बनाया जा सके। और दूसरे चरण में औपनिवेशिक काल, जो बहुत पुराने समय से कानून थे उनको परिवर्तित किया गया। जैसे औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, उसके सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, ठीक है। तो यही बातें कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में कानूनों की व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए इस तरह के परिवर्तन किया गया है, जिससे कानून जो कमजोर होते जा रहे हैं, गैप बनता जा रहा है, उसको पाटा जा सके, कम किया जा सके। तो मुठभेड़ के माध्यम से पुलिसिंग और अब बुलडोजर के माध्यम से पुलिसिंग ने जांच के स्थान पर लोकप्रियता हासिल कर ली है, ठीक है। उसी की बात यहाँ पे कहा जा रहा है, जिसमें अपराध स्थल का दौरा करना, गवाहों से पूछताछ करना, गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती शामिल है। अक्सर मुठभेड़ और बुलडोजर के तरीके से प्रशासन को लोक लुभावन समर्थन और सराहना मिलता है। मतलब कि जो लोग इस तरह के कार्य करते हैं उसे पॉलिटिशियंस के द्वारा सराहना मिलता है, ठीक है, या फिर बड़े अधिकारी के द्वारा सराहना मिलता है, बड़े बिजनेसमैन के द्वारा सराहना मिलता है जो उनके पक्ष में कार्य करते हैं, उनके हित में। ये न्याय के हित में है या नहीं ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये उस व्यक्ति के हित में है, इसी के लिए इस तरह का प्रोत्साहन दिया जाता है। तो हमें दुर्व्यवहार के 2 उदाहरणों से सीखने की जरूरत है जिसके कारण पीड़ा हुई है। सबसे पहले अल्जीरियाई मूल के एक युवा कार मैकेनिक की गोली मारकर हत्या के कारण फ्रांस के कई शहरों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों युवाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की गई, जिसमें ज्यादातर अरब, और यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि फ्रांस जैसे देश में जो ज्यादा से ज्यादा युवाओं पर कार्रवाई की गई वो कहीं ना कहीं थे वो अरब और काले मूल के थे, अफ्रीकन कंट्री के थे, ठीक है। जिसमें फ्रांसीसी पुलिस ने दावा किया कि वे कीड़े के जंगली झुंड के साथ युद्ध में थे। देख सकते हैं ये जो स्टेटमेंट है कितना ज्यादा अप्रासंगिक है, ठीक है, अपमानजनक है किसी व्यक्ति की गरिमा के लिए, किसी भी देश की गरिमा के लिए। जबकि प्रदर्शनकारियों ने वैधता, यहाँ पे क्लियर कहा था, जो प्रदर्शन किया गया था, जिस तरह से प्रदर्शन हम लोगों ने नमक सत्याग्रह के लिए किया था, अपनी अस्मिता के लिए किया था, ठीक है, अपने आत्मसम्मान के लिए किया था, उसी तरह यहाँ पे कहा जाता है कि इस फ्रांस में भी जो प्रदर्शनकारी थे उसने वैधता, आवश्यकता और अनुपातिकता के गैर भेदभाव, एहतियात और जवाबदेही के सिद्धांत के सम्मान के आधार पर न्याय की मांग की थी, ठीक है। और उन्हें जो फ्रांस के पुलिस है उनके द्वारा कहा जाता है कि कीड़ों के जंगली झुंड के साथ युद्ध में थे। तो वे फॉरवर्ड में आएगा रास्ता में कहा जाता है कि कानून के पारंपरिक नियम की धारणा जो एकरूपता, पूर्वानुमेयता और निश्चितता पर आधारित है, महत्वपूर्ण रूप से मानक निष्ठा पर निर्भर है, जिसके लिए सजा के लिए दोषी फैसले पर पहुंचने से पहले प्रक्रियाओं के एक चक्र से गुजरना पड़ता है। जैसे न्यायालय की बात की जा रही है, और उससे पहले बहुत से जो रुतबे वाले लोग हैं, जो समाज में अमीर लोग हैं या फिर बड़े पद पे हैं, वो अपना रुतबा का फायदा उठा लेते हैं, ठीक है, अगर वो दोषी हैं तो इसी की बात की जा रही है कि यहाँ पे न्यायिक तंत्र को थोड़ा लचीला बनाने की आवश्यकता है या फिर फास्ट ट्रैक बनाने की आवश्यकता है, और जिसपे कार्य किया भी जा रहा है, लगातार इंप्रूवमेंट हो भी रही है, ठीक है। आशा है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें शॉर्टकट या संक्षिप्त कानून मॉडल के प्रति बढ़ती सनक में निहित खतरों, यहाँ पे ही कहा जाता है कि जैसे ये 3 कानून जो अभी बदले गए उस पर चर्चा ही नहीं हुआ, ठीक है, 60 मिनट से भी कम चर्चा हुआ। इतना बहुमूल्य जितने भी 3 क्रिमिनल लॉ थे उस पर मात्र 60 मिनट या उससे कम चर्चा हुआ। तो इसका जो दुष्परिणाम अभी देखने को मिल रहा है, अभी कितने दिन हुए उसे लागू हुए, और इस तरह का जो ट्रक ड्राइवरों का हड़ताल देखा गया,
तो इसलिए वर्तमान समय के साथ कदम से कदम मिलाकर कानून को बनाना है तो पहले सही तरीके से चर्चा करनी होगी और जो भी प्रासंगिकता है उसको सही तरीके से चिन्हित करके उस कानून में संशोधित करने की आवश्यकता है, जिससे कि वर्तमान स्थितियों के अनुसार हमारा कानून सही और गलत का फैसला करने में सक्षम हो सके। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, जो कानून की जो कमजोरियां देखी गई है खास के समय के साथ, जो पुराने कानून हो गए या फिर नए कानून जो है वो बहुत बार क्या हुआ है कि जल्दबाजी में लाए गए हैं। ठीक है, तो उस जल्दबाजी से बचाने के लिए यहाँ पे राइटर के द्वारा इस तरह का आर्टिकल दिया गया है। ठीक है, इसमें बहुत से अच्छे अच्छे पॉइंट थे। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में थे। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक